उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर चुनाव नजदीक आने के साथ ही बयानों के तीर जमकर चल रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। रोज नए तेवर और तल्ख होते जा रहे हैं और बीजेपी की फौज अखिलेश पर तमाम आरोप लगा रही है, तो अखिलेश भी चुटीले अंदाज में बीजेपी पर वार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है, तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। आपने देखा होगा वो सामाजिक न्याय के प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है, एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। एमएसएमई सेक्टर के लिए कोरोना काल में जमकर राहतों की बौछार हुई, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने में बड़ा रोल निभाने वाले सेक्टर का हाल ज्यादा बेहतर नहीं हुआ है। और ऐसे में एमएसएमई सेक्टर इस बार के बजट में महंगाई को कंट्रोल करने और टैक्स के नियमों को आसान बनाने की मांग कर रहा है। रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान के लिहाज से एमएसएमई सेक्टर को इकोनॉमी की बैकबोन कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में कोरोना काल में सरकार ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा राहत इसी सेक्टर को देने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना का कहर कुछ इस कदर था कि एमएसएमई को सरकार की इस राहत के बावजूद कारोबार जारी रखना भारी पड़ रहा है। ऐसे में बजट से पहले ये सेक्टर सरकार से अपने लिए ही नहीं, देश की जनता के लिए भी राहत की मांग कर रहा है, जिससे आखिरकार खपत बढ़े और कारोबार रफ्तार पकड़ ले। बजट हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमत कम होनी चाहिए। पर्सनल इनकम टैक्स 30% से घट के 25% होना चाहिए। डेली कंजम्पशन की चीजें जिन पर 18% जीएसटी है, उनको 12% के दायरे में लाना आवश्यक होगा। इसी तरह रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई की समस्याओं को सॉल्व करना होगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 2 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, वैसा ही प्रोविजन एमएसएमई उद्योगों के लिए हो तो बैंकों की सिक्योरिटी ओरिएंटेड अप्रोच से एमएसएमई उद्योगों को फायदा मिलेगा। दरअसल जीएसटी के रेट और इसके अनुमान की जटिल प्रक्रिया से एमएसएमई सेक्टर बेहद परेशान है। ऐसे में सेक्टर की मांग है कि जीएसटी को सुगम और सरल बनाया जाना चाहिए।
छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार करना आसान बनाया जाए और हर पहलू पर नियम के पालन का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। जीएसटी, लोन, लाइसेंसिंग या ऑडिट को कम किया जाना चाहिए और कॉम्प्लायंस भी कम होने की मांग ये सेक्टर कर रहा है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार को जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाकर छोटे कारोबारियों की मदद करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीएसटी रेट को 18% से घटाकर 12% करने की मांग है। दरअसल इन डिमांड को आसानी से खारिज करना भी सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि देश में करीब 6 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनसे 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश की जीडीपी में एमएसएमई की 30% हिस्सेदारी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में इसका हिस्सा 45%, एक्सपोर्ट में 40%। जाहिर है इन डिमांड्स की अनदेखी करना इस सेक्टर की सेहत को नासाज कर सकता है। इसके अलावा एमएसएमई की बाकी डिमांड्स में शामिल है महंगाई को कम करना, कर्ज सुविधाओं का विस्तार करना, इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम को जारी रखना, कर्ज पुनर्गठन योजना का दायरा बढ़ाना। जाहिर है जिस तरह से तीसरी लहर ने फिर से प्रतिबंधों को लगाया है, उसे देखते हुए इस सेक्टर को राहत का बेसब्री से इंतजार है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी, खासकर रोपवे सेक्टर, बजट में सरकार से कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठा है। रोपवे को भी दूसरे अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो टैक्सेशन है 5% उसके लेवल पे लाना चाहिए। सेकेंडली, रोपवे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है एंड इस पे जगह बहुत कम लगती है, तो इसे सिंगल विंडो क्लियरेंस का हिसाब से अगर क्लियरेंस किया जाए तो इस रोपवे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। हालांकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए सरकार पहले ही 100 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस रकम का फायदा हर एक सेगमेंट तक पहुंचे, इसके लिए सभी को फायदा पहुंचाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। कृषि कानून की वापसी के बाद देश के कृषि सेक्टर के लिए निजी निवेश का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है और ऐसे में इस बार के बजट में सरकार को सब्सिडी और एमएसपी समेत कई तरह की योजनाओं के लिए मोटी रकम की व्यवस्था करनी होगी। तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में कृषि सुधारों की रफ्तार धीमी हो जाएगी और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, यानी कृषि फर्टिलाइजर और खाद्य सब्सिडी का बढ़ता बोझ आम बजट पर अपना असर दिखा सकता है। इसकी वजह से अब सरकार कृषि सेक्टर को राहत देने के तरीके में बदलाव कर सकती है। इन बदलावों में परंपरागत खेती की जगह मांग आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विविधीकरण की नई स्कीम लगाई जा सकती है। फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ दलहन और तिलहन की खेती के लिए चलाए जा रहे मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी खत्म हो जाएगी। हालांकि 2023 में WTO के प्रावधानों के तहत सब्सिडी के तौर तरीके को बदलने की शुरुआत इस बजट से हो सकती है। एक महत्वपूर्ण कार्य जिसे इस वक्त करने की जरूरत है वह है एग्रोकेमिकल्स के जीएसटी रेट का युक्तिकरण, दैट इज रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट्स ऑन एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये फर्टिलाइजर की तरह ही कृषि क्षेत्र के लिए एक अति आवश्यक निवेश है। लेकिन इन तरीकों में बदलाव के बावजूद कृषि क्षेत्र को सरकार से काफी मोटी रकम की जरूरत है, जिसे देने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प भी नहीं है। इनमें शामिल हैं एमएसपी के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, पीएम किसान निधि के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी आम बजट में करना होगा। इसके साथ ही खेती के आधुनिक तौर तरीकों को भी अब अपनाना जरूरी हो गया है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के सहारे सीड टेक्नोलॉजी से बिना कीटनाशक और न्यूनतम फर्टिलाइजर से अधिकतम पैदावार देने वाली तकनीक को अपनाना होगा। कृषि सेक्टर में परंपरागत खेती की विकास दर किसी भी हाल में 1 से 1.5% से आगे नहीं खिसक पा रही है। परंपरागत खाद्यान्न वाली फसलों के 30 करोड़ टन के मुकाबले अकेले बागवानी फसलों की उपज 35 करोड़ टन पहुंच गई है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने से फसलों के विविधीकरण को मदद मिलेगी, यानी खेतों की विकास दर को रफ्तार पकड़ाने में पशुधन विकास, डेयरी जैसे क्षेत्रों का दायरा बढ़ाना जरूरी है। मांग आधारित खेती है या परंपरागत खेती से हटके
नई रिसर्च के द्वारा जो पौधे कम पानी में या कम दवाओं के आधार पर जो पौधे फसल देते हैं उनका विकास करना, वो किसानों तक पहुंचाना और खासकर डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देना और बागवानी जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको बढ़ावा देके किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। जो पुराने बी कीपर हैं उनको साथ में लिया जाए कि बजट कहां पर खर्च होना है। कई बार गवर्नमेंट बजट तो बना देती है पर वो गलत मलत जगह पे खर्च हो जाता है जिससे फार्मर को फायदा नहीं हो पाता। पेड़ पौधे बी कीपिंग के हिसाब से कहाँ लगाए जाएं उसके ऊपर खर्च करना है। फार्मर को सब्सिडी दी जाए ताकि फार्मर बी कीपिंग साथ साथ कर सके। जाहिर है परंपरागत खेती के साथ जब दूसरे जरिए जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। पंजाब में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही टिकटों को लेकर टकराव तेज हो गया है। जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं उनमें से कुछ सीएम चन्नी के करीबी हैं। तय ये है कि पहली लिस्ट के बाद ही कांग्रेस में सिद्धू बनाम चन्नी का नया दौर शुरू हो चुका है। पंजाब चुनाव में दलित वोटों को लेकर भी राजनीतिक दलों के बीच होड़ मची है। इसलिए रविदास जयंती को लेकर सभी दल 14 फरवरी के मतदान की तारीख को बदलने के लिए चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं। एक तरफ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में दोनों खेमों के बीच अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने का दंगल पहली लिस्ट के साथ और तेज हो गया है। जिनका टिकट कटा उनके बागी तेवर भी पार्टी के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। तय है कि दूसरी लिस्ट से पहले पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल का दौर जारी रहेगा। अभी तक 5 मौजूदा विधायकों का पत्ता कट चुका है। मनसा, मोगा और मलौट से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने करीबियों को भी टिकट नहीं दिला पाए। इनमें से एक हैं चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी। दूसरे हैं मोगा के विधायक हरजोत कमल, जिन्होंने टिकट कटने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरजोत कमल की जगह कांग्रेस ने सोनू सूद की बहन मालविका सूद को मोगा से टिकट दिया है। बीजेपी से हाल ही में कांग्रेस में आने वाले बलविंदर सिंह लड्डी को भी टिकट नहीं मिला। चन्नी इन्हें टिकट का भरोसा देकर ही कांग्रेस में लाए थे। सीएम चन्नी के करीबियों को टिकट नहीं मिलना सिद्धू के साथ वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा माना जा रहा है। सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जो मैनू हुक्म होया वो यही होया कि जो कांग्रेस ने कराया गलत कराया, क्यों ना आजाद इलैक्शन लड़िया जाए। तो मैनू उन्होंने हुक्म कराया तो मैनू ये इलैक्शन लड़ना ही पैना। इसमें बगावत ना समझा जाए, बगावत का कोई गल नहीं हैगी। ये एक लोगों की इच्छा जी हो। ਆਪਾਂ भी चन्नी सरकार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਹਾਂ। चन्नी साहब ने ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ लेकिन जो लोग ਹੁਣ कहने हैं ਸਾਨੂੰ करना नहीं। पंजाब में चुनाव से पहले दलित वोटों को लेकर भी जबरदस्त खींचतान मची है। 16 फरवरी को रविदास जयंती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि रविदास जयंती को देखते हुए 14 फरवरी को होने वाले चुनाव की तारीख को बदल दे। कांग्रेस की तरफ भेजी गई चिट्ठी में लिखा है कि दलित समुदाय के हजारों लोग रविदास जयंती मनाने के लिए वाराणसी जाते हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र के करीब 40 विधानसभा पर इसका असर माना जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी रविदास जयंती को देखते हुए मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਆਉਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल कर लें। पंजाब के सियासी अखाड़े में इस बार आंदोलन से लौटे किसान भी हैं, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की एकजुटता चुनाव में शामिल होने को लेकर टूट चुकी है। विरोध क्यों
करेंगे हम। तो फिर 4 महीने के लिए ही क्यों नहीं अलग कर दिया? अब 4 महीने में भी वहां निकाल देंगे अपना इलेक्शन लड़के, क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे मानते नहीं तो वही इलेक्शन लड़ लो। 4 महीने संयुक्त मोर्चे का कुछ नहीं, उसके बाद में हम अपना स्टैंड पूरा किसान जो मोर्चे के लोग हैं वो अपना स्टैंड क्लियर कर। पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रहण ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव में उतरे किसान संगठनों की पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। इस संगठन का पंजाब के मालवा क्षेत्र पर अच्छा खासा असर है। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪਾਉਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨਾ ਪਾਉਣ। 32 किसान संगठनों में से 10 संगठनों ने समर्थन देने से साफ मना कर दिया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ोनी की पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी ने पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कुल मिलाकर पंजाब चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस अंदरूनी कलह का सामना कर रही है, दलित वोटों को लेकर रस्साकशी है और किसान संगठन भी आंदोलन के बाद सियासत के अखाड़े में हैं। फतेहगढ़ से हरप्रीत सिंह के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, मंजीत सहगल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, अभी भी मीटिंग चल रही है, क्या आज फैसला ले लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी चुनाव आयोग की मीटिंग चल रही है। पंजाब के चुनाव अधिकारी भी उस मीटिंग में वर्चुअली मौजूद हैं और जो अलग अलग पार्टियों ने चुनाव आयोग को लिखा है कि 1 सप्ताह डेट सरकार देनी चाहिए, क्योंकि गुरु रविदास जयंती है, उसको देखते हुए लाखों लोग वाराणसी जाते हैं गुरु के निवास स्थान पर, तो उससे वोट प्रभावित होगा, वो लोग वोट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लेटर लिखा था, उसके बाद तमाम पार्टियों ने दरख्वास्त की थी चुनाव आयोग से कि 1 सप्ताह अगर सरकार देंगे तो अच्छा रहेगा। चुनाव की जो 14 फरवरी को पंजाब में पोलिंग होनी है, उसी तमाम जो अलग अलग पार्टियों ने लेटर लिखा था, रिक्वेस्ट की थी, उसी पर निर्णय करने के लिए कि क्या सरकार जा सकती है, क्या किया जाएगा, इस पे चुनाव आयोग बैठक कर रहा है। और 10:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से एनालाइज करके ही कोई फैसला लेगा चुनाव आयोग। मंजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, जहां एक तरफ देखिए यहाँ पर अब ये फैसला चुनाव आयोग को लेना है, जिस तरीके से अशोक बता रहे हैं मीटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ घमासान तो और चल रहा है। चन्नी और सिद्धू एक बार फिर से शुरू, टिकट बंटवारे को लेकर घमासान शुरू है। देखिए, एक तरफ टिकट आवंटन को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू अपने अपने समर्थकों के लिए टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के 3 करीबियों को टिकट नहीं दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी जिन लोगों के टिकट कटवाना चाहते थे वो नहीं कटे। अभी तक 4 जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट कट चुके हैं और दर्जन भर ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट का इंतजार है, उनमें से भी कईयों के टिकट कट सकते हैं। कुल मिलाकर पंजाब में जो धड़ेबाजी है टिकट के बाद डिसिडेंट्स है वो और तेज हो सकता है। दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस के डिसिडेंट्स हैं, नाराज विधायक हैं, उन पर नजरें गड़ाए हुए, इसमें से कुछ एक लोग भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दलित मतों को लेकर जो राजनीति हो रही है उससे भी 2 बड़े सवाल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 20 लाख के करीब जो लोग हैं वो वाराणसी जा सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में ये संख्या काफी बड़ी है। और कुल मिलाकर जो राजनीतिक दल है उनकी नजर पंजाब के दलित वोट बैंक पर है। तो ये 32% के करीब ये कुल वोट बैंक है और पिछली बार 41% जो मत थे वो कांग्रेस को मिले थे, 32% भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के गठबंधन को मिले थे, बाकी के 17% आपकी झोली में गई थी। अब की बार क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ साइकोलॉजिकल स्पिन होगा और ज्यादा मत दलितों के इसको मिलेंगे। वहीं दूसरी पार्टियां भी नजरें गड़ाए हुए हैं। यही कारण है कि दलितों के नाम पर अब चुनाव की तारीखें आगे सरकाने की बात हो रही है। बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार करने का मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी रैलियों पर पाबंदी लगी हुई है। जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि किसी तरह मतदान की तारीख आगे सरक जाए ताकि उनको प्रचार करने का मौका मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल चुनाव को लेकर देश के 3 बड़े राज्यों में सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में सीटों के बंटवारे, गठबंधन और टिकटों को लेकर उथल पुथल मची हुई है। और सबसे पहले बात
उत्तराखंड की, जहां बीती रात हरक सिंह को बीजेपी से बर्खास्त किए जाने के बाद जबरदस्त हलचल है। हरक सिंह रावत ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत आज ही कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत के बागी तेवर अब खुलकर सामने आ गए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने अमित शाह से वादा किया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें पार्टी नहीं निकाल दिया तो इसमें बाबा केदारनाथ की जरूर कोई मर्जी है। मैं पिछले 5 सालों से जिस तरह एक तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी घुटन भरी जिंदगी कभी नहीं जी। लेकिन मैं जिस तरह घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। हरक सिंह रावत का आरोप है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत खबर चलवाई गई कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम में हम सब नंगे हैं। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम लोग। आज भले चाहिए अपने मुंह छिपाने के लिए कुछ भी बोलते रहे कि मैंने टिकट मांग रहा था इसलिए नहीं। आपने शुरू से देखा होगा मीडिया में, मैं 1 साल पहले कहा मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, मैं सच में नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव। अब वो मैंने ये कहा कि भाई जब हम पार्टी में रहते हैं तो कई बार पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, लेकिन पार्टी लड़ाएगी तो मजबूरी में लड़ूंगा। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर हरक सिंह रावत हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफे की धमकी दी थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रावत अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से टिकट चाहते थे और कोटद्वार की अपनी सीट भी बदलना चाहते थे। रविवार देर रात ताबड़तोड़ फैसले हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मंत्री पद से मुक्त किया और पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रावत का राजनीति में लंबा अनुभव है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत अब कांग्रेस की तरफ मुखातिब हैं। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत के साथ 2 से 3 और विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। रावत का कहना है कि उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार लानी है। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे निष्कासित किया। मुझे एक शायद उनके इस निर्णय से उत्तराखंड का भला होने वाला है, उत्तराखंड के लोगों को कुछ अच्छा होने वाला है। प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव है। हरक सिंह रावत के आने के बाद कांग्रेस में टिकटों की लड़ाई का नया मोर्चा खुल सकता है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ दिलीप सिंह राठौड़, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उत्तराखंड में जो मंत्री हरक सिंह रावत थे उनको निकाल दिया गया है, उसके बाद अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोग कांग्रेस कोई सपा अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। देखिए, एक पहली बात आप समझ लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं पर भी वोटों की जागीरदारी नहीं चलेगी, बल्कि सबकी विकास में भागीदारी चलेगी।
और भारतीय जनता पार्टी वोटों की जागीरदारी पर यकीन नहीं करती बल्कि विकास के भागीदारी पर यकीन करती है। और सबका साथ सबका विकास हम तभी कहते हैं। जहाँ तक सवाल है, चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में जो है वो लोग जो है वो सियासी सैर करने निकलते ही हैं, इधर से उधर जाते हैं। लेकिन उससे उन पार्टियों का, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी जो किसी परिवार के पालने में पैदा नहीं हुई बल्कि परिश्रम और पराक्रम से पैदा हुई है, उस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा गया कि बहुत सारे नेता जिनकी कतार लग गई वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे ही उत्तराखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। इससे पार्टी को नुकसान? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने एक बात आपको फिर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन में तो पैदा हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार तो चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। अब उत्तर प्रदेश आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं? खाली आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, उसके अलावा भी तमाम छोटे मोटी पार्टियां